हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग टाइम। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में दिसंबर 2019 के सीटेट के 30 सीडीपी के क्वेश्चंस किए थे। आज हम जनवरी 2021 के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन, तो ये पिता का जो कथन है वो किसको दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स, इससे तो हमें पता लगता है कि वो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहा है। तो इसका आंसर पहला होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, तो इसमें बच्चों को ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान की संरचना के प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेषित करती है, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो फ्रेंड्स, जब क्या, क्यों, कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है तो वो बच्चों के साथ क्या कर रही है? स्कैप फोल्डिंग यानी पाड़ का इस्तेमाल कर रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 4th क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि जो हमारा विद्यालय होता है वो तो द्वितीयक है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है। हमारा प्राइमरी क्या होता है? हमारा परिवार। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 5th क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, या बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, यानी कि देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। जब भाई मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, बहुबुद्धि की बात हो रही है, तो इसके अंदर विभिन्न दशाएं आ जाती हैं, कई सारी बुद्धिमत्ता आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 6th क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त, संक्रियात्मक। यानी कि जो बच्चा है वो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति दे रहे हैं। तो ये कन्वेंशनल स्टेज होती है लॉरेंस कोहलबर्ग की। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रथागत करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने आज के 7th क्वेश्चन की ओर। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। यानी सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य लेव वाइगोत्स्की का। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा या संतुलीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 कल्चरल टूल्स यानी कि सांस्कृतिक उपकरण करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 8th क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो यानी किसके रूप में वर्णित करते हैं? मनोवैज्ञानिक उपकरणों,
उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र या स्कीमा। तो फ्रेंड जब भी पियाजे के संज्ञानात्मक के विकास के बारे में बात आ जाए, अगर ऑप्शन में स्कीमा दिया हुआ है तो आंसर स्कीमा ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 9th क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो अमूर्त सोच का विकास, अमूर्त सोच तो नहीं होती, विचार सोच में केंद्रीकरण या परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इस टाइम पे थॉट्स का सेंट्रेशन हो रहा होता है, यानी कि विचारों में केंद्रीकरण आ रहा होता है, तो उसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। चलते हैं अब आज के हमारे 10th क्वेश्चन की ओर। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम से ही होता है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या विकास बहुआयामी होता है। तो फ्रेंड्स का करेक्ट ऑप्शन आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, विकास बहुआयामी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 11th क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। तो फ्रेंड्स का ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। पहले तो बच्चा सेंसरी यानी अपने संवेदों से चीज़ों को समझता है, फिर मूर्त यानी चीज़ों को देखता है तब समझता है, और लास्ट आता है अमूर्त, जिसमें बच्चा मतलब बिना देखे ही टफ कॉन्सेप्ट को समझ जाता है। तो विकास इसी तरह से होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? यानी कि प्रगतिशील कक्षा यानी वही प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि इसमें हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें परियोजना बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे 13 क्वेश्चन की ओर। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अविभेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, या हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करना। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है, समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम है, तो इसमें हर बच्चे के सामर्थ्य को, उसकी एबिलिटी को अधिकतम करने के प्रयास करने चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे 14 क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र ऐसे तो नहीं बोल सकते, विकलांग छात्र भी नहीं बोल सकते, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। 14 का थर्ड आंसर होगा। 15 क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। फ्रेंड्स दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल तो करना चाहिए, क्योंकि अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तो ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करेंगे तो अच्छे से सीखेंगे वो। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल ये भी करना चाहिए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना ये भी करना चाहिए, और शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। अब जटिल संरचनाओं का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, एक तो बच्चा वैसे ही अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहा है और हम उसको और कठिन चीज़ें और इस्तेमाल करने को दे दें, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। 16 क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? यानी क्रिएटिविटी, उसका प्रमुख लक्षण क्या होता है? अपसारी चिंतन। ये हमेशा याद रखना, जब भी सृजनात्मकता की बात आए तो डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन उसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
चलते हैं हमारे 17 क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, यानी कैसे हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए हुए हैं, तो ऐसे बच्चों को अगर संबोधित करना है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, नहीं विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, या ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, यानी कि अलग अलग एग्जाम्पल्स लेंगे तो बच्चे और अच्छे से चीज़ों को समझें कि ये बच्चा वहाँ इस एरिया से आया है, वो बच्चा इस एरिया से आया। अगर हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो औरों को भी समझाना आसान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, समस्या समाधान समस्याओं को। तो ऑप्शन नंबर 1 है, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। तो फ्रेंड्स अगर इसमें समस्या समाधान क्षमताएं मतलब कि उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी एनालॉजीज, समरूपों, इनको बढ़ावा देना होगा तो बच्चों के अंदर समस्या समाधान की क्षमता विकसित होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं 19 क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 19 क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, अधिगम की अभिप्रेरणा को यानी कि बच्चे सीखते रहें लगातार, इसलिए कैसे मोटिवेट रखा जा सकता है उनको, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, यानी कि ऐसे लक्ष्यों पर ध्यान देना है जिसमें बच्चे प्रवीण हो सकें, यानी कि मास्टरी हासिल कर सकें। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। 20 क्वेश्चन है, शर्मिंदगी डैश का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबारता पैदा करना चाहिए। तो शर्मिंदगी जो है फ्रेंड्स, अगर किसी को शर्मिंदा हो रहा है, एक बच्चा क्लास के अंदर शर्मिंदा फील कर रहा है तो उससे उसकी क्या होगा, संज्ञान पर, उसके कॉग्निशन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध योजना, यानी कॉन्सेप्ट के बीच में जो है एक हमने संबंध बना दिया भाई, तो ये हमारा जो है अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 22 क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, क्योंकि अगर कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों करेंगे अगर उनकी त्रुटियों का विश्लेषण, ताकि हम अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण बन सके। ये ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 23 है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है, जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। कि भाई आपने जब अगर मान लो हम बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम उनको पूरी एक सिचुएशन दें कि भाई एक बच्चा बाज़ार गया, बाज़ार से उसने ये ख़रीदा, इतने पैसे दिए, इतने, तो बच्चे इसमें सीखते हैं। एक पूरी आपने सूचना दे दी उसको, तो बच्चा अच्छे से चीज़ को सीखेगा। लेकिन जब टुकड़ों में सिखाएंगे तो उसको सीखने में कठिनाई होगी। तो उसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 24th क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है?
उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। फ्रेंड्स इसके अंदर होता है कि अगर अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था पानी है तो इसमें संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और उसके साथ ही कोई भय नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो फ्रेंड्स अधिगम का संरचनात्मक विचार यही सुझाव देता है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन है आज का। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 1 योग्यता सुधार है, यानी एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं या अन्वेषण और संवाद। तो फ्रेंड्स अगर संकल्पनात्मक समझ बच्चों में बढ़ानी है तो उनमें अन्वेषण यानी खोज करने के लिए और संवाद करने वाली ये वाली चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 28th क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वयं नियमन, आत्मकेंद्रिता या मनोवैज्ञानिक विकार। फ्रेंड्स वो अपने आप से ही बात कर रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर स्वनियमन या सेल्फ रेगुलेशन इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। 29वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, या पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? ताकि विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान की जा सके। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर व्यक्तिगत भिन्नताएं जो मिलती हैं वो किससे मिलती हैं हमें? आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे CTET जनवरी 2021 के CDP के 30 क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।